हम लोग कल कहाँ तक एंड किए थे? तो डिटेल एस्टिमेट के बारे में कुछ बताए थे, फिर वहां पर हम लोग एंड कर दिए थे। अब जब डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं तो उसमें कुछ प्रोविजन हमारे पास होता है, वो प्रोविजन किस प्रकार से करेंगे इस सब चीजों को आज हम लोग समझेंगे, है ना। और फिर देखेंगे भी कि डिटेल एस्टिमेट किस प्रकार से बनाया जाएगा, यूनिट्स क्या होगा डिटेल एस्टिमेट में, वो सारे चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे आज के क्लास में। तो हम लोग आज जो डिटेल एस्टिमेट का अगला पोर्शन देख रहे हैं उसमें हम लोग क्या क्या प्रोविजन करते हैं उसको समझते हैं हम लोग, है ना। तो पहला प्रोविजन जो करते हैं उसको बोलते हैं कंटीजेंसी। कंटीजेंसी क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं हम लोग। कंटीजेंसी का मतलब होता है जैसे कि कुछ ऐसे काम जो आपको पता ना, या जो आपको करना है लेकिन वो किसी स्पेशल आइटम में नहीं आ पाएगा, है ना। जैसे मान लो कि हम लोगों को एक ऑफिस खोलना है, ठीक है ना। मान लो हम लोगों को एक ऑफिस खोलना है, जैसे कोई प्रोजेक्ट लिया हुआ है, और प्रोजेक्ट में काम करने के लिए अब क्या क्या चीज़ का जरूरत होगा, जैसे कुछ पेपर्स की जरूरत होंगे, मान लो एक प्रिंटर का भी जरूरत हो सकता है, मान लो कि कुछ और चीज़ों का जरूरत हो सकता है जो दिखेगा नहीं, जैसे एक व्हीकल की जरूरत हो सकती है। तो ये सब क्या है, कोई आइटम में हमारे पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसकी जरूरत कभी हो सकती है, कभी इसकी जरूरत नहीं हो सकती है। मतलब ये क्या है, आइडेंटिफाई नहीं है, इंसिडेंटल है ना। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, कंटिजेंसी क्या इंडिकेट करेगा, इट इंडिकेट्स इंसिडेंटल। कंटिजेंसी क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट्स इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, ऐसा एक्सपेंस जो कि हमें पता नहीं है ना, ठीक है। तो उस केस में छोटा छोटा आइटम जो मतलब हम लोग सोच नहीं सकते या जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं, उन सब आइटम्स के बारे में उसका रेट हम लोग क्या करते हैं कि हमारे एस्टिमेट में उस रेट का प्रोविजन नहीं होता है। उस केस में जब हमारे पास इस तरह का प्रोविजन नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का, है ना, 3 to 5% हम लोग जो है वो कंटीजेंसी कॉस्ट में हम लोग लेते हैं, है ना। इट इज कंसिडर्ड 3 to 5% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। ध्यान रखेंगे कि कंटीजेंसी हम लोग कितना लेते हैं, 3 to 5% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। जो हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा उसका 3 से 5% जो हम लोग वो कंटीजेंसी के लिए हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है ना। सेकेंड चीज है आपके पास क्या, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे अब हमको काम करना है, तो मान लो कि आप एक क्या करते हैं, स्टोर बनाएंगे, ठीक है। स्टोर बनाएंगे, तब स्टोर जब बनाएंगे आप तो उस स्टोर के देखभाल के लिए आपको एक आदमी की जरूरत पड़ेगी, एक मतलब मेंबर का जरूरत पड़ेगा, या फिर आप एक बोल सकते हैं कि स्टाफ का जरूरत पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं ऑफिस खोला आपने, तो ऑफिस में एक 4th ग्रेड स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। ये टेम्प्रोरी है और ये पूरी तरह से वर्क प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक ही ये होता है, ठीक है ना। या फिर आप ये जो वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट है, इसमें उस स्टाफ को कभी भी आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन हटाने के पहले आपको कम से कम प्रायर टू 1 मंथ आपको बताना पड़ेगा कि आपका काम खत्म हो चुका है, अब आपकी जरूरत हमें नहीं है। तो वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट का मतलब यह है कि आप ऐसे कुछ आदमियों को रखते हैं जो मान लेते हैं स्टोर की देखभाल के लिए हो, या फिर मान लो कहीं पर साइट पे आपने सामान रखा है ना, टूल्स रखे हैं तो उसके लिए हो। तो उन सब चीज़ों के लिए आप जो मतलब ये भी क्या है, हिडन है, आपको पता नहीं है कितने लोगों की जरूरत होगी या क्या जरूरत हो सकता है, या हो सकता है कि आपको इसकी जरूरत ना भी पड़े। तो इसके लिए वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के लिए हम लोग जो है अपने एस्टिमेट में 1.5 से 2% का प्रोविजन रखते हैं, ठीक है ना। प्रोवाइडेड या प्रोविजन ऑफ 1.5 to 2% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट
फॉर वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, ये आप प्रोविजन करेंगे। नेक्स्ट है टूल एंड प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टूल्स एंड प्लांट्स, टूल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। इसको हम लोग टी एंड पी भी बोलते हैं, टी एंड पी। टूल्स एंड प्लांट्स का मतलब क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। टूल्स एंड प्लांट्स क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। टूल्स एंड प्लांट्स, जैसे कि कोई काम शुरू होगा तो उस काम को करने के लिए सर्टेन मशीनरी का जरूरत पड़ सकता है आपको। जैसे मान लेते हैं आप कंक्रीट बहुत बड़ा अपने बिल्डिंग वर्क लिया है, मान लो ब्रिज वर्क लिया है, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे कंक्रीट की जरूरत होगी, तो उस कंक्रीट को बनाने के लिए भी आपको कंक्रीट प्लांट का जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। उस कंक्रीट को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, बैचिंग प्लांट आपको बैठाना पड़ सकता है। या फिर मान लो कि आप जो है एक रोड का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें कुछ आपको ट्रैक्टर की जरूरत पड़ सकती है, या फिर हो सकता है आपको एक एक्सकेवेटर का जरूरत पड़ सकता है। तो इस तरह से आप देखें कि क्या क्या टूल्स का आपको जरूरत है। उस टूल्स और प्लांट्स के लिए भी हम लोग जो है एस्टिमेशन में कुछ प्रोविजन रखते हैं। ये 1 से 1.5% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी जो भी ये सारे चीजें हैं वो सारा कॉन्ट्रैक्टर को अरेंज करना होता है, इसलिए अब हम लोग नहीं भी लेते हैं हम लोग। लेकिन ये क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है कि टूल एंड प्लांट्स के लिए आपका प्रोविजन क्या होगा। तो टूल एंड प्लांट्स के लिए आपका प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन फॉर टूल्स एंड प्लांट्स और टूल्स एंड प्लांट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 to 1.5% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट का आप जो है 1 से 1.5% जो है वो आप क्या करते हैं, टूल एंड प्लांट्स के लिए प्रोविजन करते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें और हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिफिकेशन आपको करना है ना, तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी आप प्रोविजन करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क, है ना। इलेक्ट्रिफिकेशन, सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क, इलेक्ट्रिफिकेशन, सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका उस केस में आएगा जब आप बिल्डिंग का एस्टिमेशन कर रहे हैं या बिल्डिंग का आप एस्टिमेट बना रहे हैं, है ना। बिल्डिंग के अलावा मान लेते हैं आप रोड का बना रहे हैं, तो उसमें आपको इलेक्ट्रिफिकेशन का जरूरत नहीं है, सैनिटरी का भी जरूरत नहीं, वाटर सप्लाई वर्क का भी जरूरत नहीं है। तो आप जब किसी बिल्डिंग का एस्टिमेशन करते हैं तो उस केस में आपको इसके लिए प्रोविजन करना पड़ता है। अगर इन सबको साथ लेके सोचे हम लोग, है ना, कि सारा चीज हम लोग साथ लेके चले, इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लस सैनिटरी प्लस वाटर सप्लाई वर्क, तो ये जो है 20% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट का हम लोग प्रोविजन करते हैं। प्रोविजन इक्वल टू 20% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट का हम लोग 20% जो है हम लोग इन तीनों को मिला के करते हैं। अगर सेपरेटली हम लोग देखें, अलग अलग देखें हम लोग, है ना, तो अलग अलग आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आप जो है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 5 to 8% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, है ना। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 5 to 8% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। अगर आप सैनिटरी के लिए देखें, है ना, सैनिटरी के लिए देखें
तो ये हो जाएगा 5 to 8% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, 5 to 8% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। और वाटर सप्लाई वर्क के लिए अगर आप देखते हैं तो वाटर सप्लाई वर्क के लिए आप जो है आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। देखिए इलेक्ट्रिक सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई यहाँ कर दीजिए, सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई दोनों का एक साथ हो जाएगा। अगर आप मैक्सिमम लेते हैं 8% तो भी आपको जो है कुछ आपका ऐसा है कि यहाँ पर अगर 8% मैक्सिमम ले लें हम लोग तो हमारा जो है 16% हो रहा है, लेकिन हमने लिखा है 20%। तो जो 4% है वो किसके लिए होता है, वो उसके लिए हम लोग रखते हैं जैसे कि मतलब ऐसा कुछ है जहां पर आपको कुछ पता नहीं है, जैसे कि मान लो कि फैंस लगाने हैं हमको, ठीक है ना, तो फैंस लगाना है तो उस केस में हम लोग 4% का प्रोविजन करते हैं। तो फॉर इलेक्ट्रिक फैंस आपका ये 4% के आसपास, तो अब इस तरह से जोड़ेंगे आप तो लगभग 16% आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। 20% आपको ओवरऑल मिल जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, 8% एंड 4%, तो क्या हो गया कि आपका 20% एस्टिमेटेड कॉस्ट के बराबर आपका आ जा रहा है ना। तो इस प्रकार से आप जो है इसके लिए भी प्रोविजन करते हैं। अब कुछ और चीज़ों को समझते हैं हम लोग, ठीक है ना, जो अलग अलग है, जो अलग बातें हैं उसको समझते हैं हम लोग। जब आप एस्टिमेट बनाते हैं तो एस्टिमेट बनाने के बाद आप एक रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है ना। जब आप एस्टिमेट का डिजाइन एस्टिमेटिंग करते हैं तो एस्टिमेशन में आप क्या करते हैं, एक रिपोर्ट भी फ्रेम करते हैं। उस रिपोर्ट में क्या होता है, आपका ओवरऑल डिस्क्रिप्शन रहता है। कैसा डिस्क्रिप्शन रहेगा, तो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, जैसे कि आपका ये वर्क कब से चल रहा था, ठीक है, या फिर जो आप एस्टिमेशन कर रहे हैं वो वर्क किस लिए है, किस वर्क के लिए है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, उस वर्क का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, ठीक है ना। अब साइट का सिलेक्शन कहाँ पे कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, रिपोर्ट में आप रिपोर्ट क्या होता है, इस रिपोर्ट में आपका ब्रीफ होता है ऑल इंफॉर्मेशन का, है ना। रिपोर्ट क्या कंटेन करता है, ब्रीफ। रिपोर्ट क्या करेगा, इट कंटेन ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑफ वर्क, इंफॉर्मेशन ऑफ वर्क, वर्क के इंफॉर्मेशन का ब्रीफ ये कंटेन करता है, दैट इज द रिपोर्ट, है ना। फिर आप क्या करते हैं, रिपोर्ट बन जाता है। रिपोर्ट में बहुत सारी बातें होती है, जैसे कि क्या है, साइट प्लान क्या है ना, आप किस तरह से काम करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर रिपोर्ट्स में आप एक्सप्लेन करते हैं। रिपोर्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप एक क्या करते हैं, समरी बनाते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द कॉस्ट बनाते हैं, ठीक है ना। फिर आप क्या करते हैं, जब रिपोर्ट्स तैयार हो जाएगा, रिपोर्ट्स बना लिए, एस्टिमेशन कर लिए, तो फिर आप क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं कि किस किस वर्क के लिए हमें क्या क्या कॉस्ट लग रहे हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या खर्च हो रहा है, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर सब वर्क डिटेल होता है, मतलब इसका डिटेल्स होता है, सब वर्क डिटेल्स, है ना, जो छोटा छोटा सब हेड्स बनाएंगे हम लोग वर्क्स का। जैसे मान लो कि हम जो काम कर रहे हैं, जैसे मान लो कि हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है तो ब्रिक्स वर्क कितना का उसका कॉस्ट क्या आ रहा है, कॉन्क्रीटिंग वर्क का कॉस्ट क्या आ रहा है, इस तरह के, मतलब क्या हो गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सब वर्क का डिटेल होता है इसमें, है ना। इट कंटेन डिटेल्स ऑफ सब वर्क्स विथ कॉस्ट, कॉस्ट के साथ, ठीक है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट तैयार हो जाएगा। जब एब्स्ट्रैक्ट तैयार हो गया, एस्टिमेशन तैयार हो गया, सारी चीजें तैयार हो जाने के बाद आपको ये टेंडर प्रोसेस में जाना होता है। टेंडर प्रोसेस में जाने के पहले आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और सैंक्शन लेना पड़ता है, ठीक है ना। दो तीन तरह का सैंक्शन यहाँ पे होता है। सबसे पहला जो सैंक्शन है वो क्या है, वो है एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल का। एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल कहने का मतलब क्या हुआ कि डिपार्टमेंट जो है उस वर्क के नेसेसिटी, वर्क का क्या जरूरत है उसको देखता है। दूसरा चीज क्या है कि उसका जो कॉस्ट है उसके बारे में वो सारा चीज को वो फाइनलाइज करता है, मतलब एक अप्रूवल देता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन, विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आप कोई वर्क नहीं कर सकते हैं, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव
अप्रूवल, या फिर आप बोल सकते हैं सैंक्शन। सैंक्शन इसका मतलब क्या होगा कि डिपार्टमेंट जो है एक्सेप्ट कर रहा है इस वर्क को। अगर वो अप्रूव करती है तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इस प्रपोजल को आपको क्या कर रहा है, फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल, है ना। इट मीन्स डिपार्टमेंट फॉर्मली अप्रूव द प्रपोजल जो आप दे रहे हैं, इस प्रपोजल को डिपार्टमेंट जो है फॉर्मली क्या कर रहा है कि आपका अप्रूव कर रहा है, मतलब वो मान रहा है कि ठीक है ये काम हमें करना है, ठीक है। अब जब एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल कौन करेगा, ऑप्टिमम जो आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है, ये जो है आपका गवर्नमेंट करती है ना। गवर्नमेंट को चूंकि कॉस्ट देना रहता है, गवर्नमेंट को चूंकि कार्य करना होता है ये, तो गवर्नमेंट इस वर्क को करती है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल जो है गवर्नमेंट का पार्ट होगा। यानी कहने का मतलब ये जो अप्रूवल आपको मिलेगा ये कहाँ से मिलेगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलेगा। मतलब ये कौन देगा, इट इज गिवन बाय, ऐसा भी लिख सकते हैं मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट, मिनिस्टर या फिर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट। जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर ये वर्क जो है, ये जो है पूरा बातें जो है वो कहाँ चला जाएगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा। अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मतलब पीडब्ल्यूडी या जो भी डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट उस पर आगे की कार्रवाई करेगी, ठीक है। फिर आपको क्या होगा कि टेक्निकल सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी। टेक्निकल सैंक्शन करने का मतलब है कि जो भी कॉस्ट है या जो एस्टिमेशन है उसका एक अप्रूवल आपको मिलेगा, है ना, ठीक है। तो टेक्निकल सैंक्शन का मतलब क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। तो टेक्निकल सैंक्शन का मतलब क्या हुआ, टेक्निकल सैंक्शन, टेक्निकल सैंक्शन का मतलब क्या होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, सैंक्शन ऑफ द डिटेल एस्टिमेट डिजाइन कैलकुलेशन क्वांटिटी रेट इट, है ना, ठीक है। इट मीन्स सैंक्शन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट रेट्स डिजाइन ड्राइंग etc given by competent authority of concerned engineering department and it is given by the engineers, it is given by engineers, ठीक है ना, इंजीनियर्स के द्वारा ये गिवन रहेगा, ठीक है। इसको कौन देगा, इंजीनियर्स देगा। अलग अलग स्टेट में ये टेक्निकल सैंक्शन का जो कैपेसिटी है इंजीनियर्स के लिए अलग अलग है, क्योंकि ये एग्जाम झारखंड से संबंधित है तो झारखंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। तो पोस्ट के अकॉर्डिंग ये टेक्निकल सैंक्शन का एबिलिटी होता है, ठीक है। पहला होगा क्या, चीफ इंजीनियर, या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो डिपार्टमेंट होता है उसका कैटेगराइजेशन कैसा होता है वो देख लीजिए आप। डिपार्टमेंट किस प्रकार से चलेगा, डिपार्टमेंट होंगे, सबसे पहले इसमें क्या होगा, एक मिनिस्टर होगा, है ना, देयर विल बी वन मिनिस्टर। मिनिस्टर के बाद क्या मिलेगा आपको, मिनिस्टर के बाद मिलेंगे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के बाद कौन मिलेगा आपको, इंजीनियर इन चीफ, ठीक है।
इंजीनियर चीफ जो है ये सिंगल पोस्ट होता है किसी एक डिपार्टमेंट में, है ना। इंजीनियर चीफ और आपका सेक्रेटरी जो है, दिस इज द वन पोस्ट इन अ डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट में एक ही पोस्ट होगा, मिनिस्टर भी ऑब्वियसली एक ही होगा, ठीक है। फिर आपका मिलेगा कौन, चीफ इंजीनियर। दिस इज द कैटेगराइजेशन ऑफ, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। चीफ इंजीनियर के बाद होते हैं सुपरिटेंडिंग, आवाज, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, इंजीनियर। फिर आपके पास होंगे, उसके बाद जो होता है नेक्स्ट, वो होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बाद कौन मिलेगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बाद मिलेगा असिस्टेंट इंजीनियर, है ना, असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर के बाद मिलेंगे जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर। तो किसी भी डिपार्टमेंट का अगर आप देखेंगे कि किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है डिपार्टमेंट का, किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, वो फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होते हैं। सबसे निचले पायदान पे जो होता है वो होता है जूनियर इंजीनियर, और जूनियर इंजीनियर से ऊपर की तरफ जाते हैं लोग। एस्टिमेशन का काम जो है जूनियर इंजीनियर का होता है, डिजाइन का काम जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर का होता है। फिर आगे इस प्रकार से बढ़ते चला जाएगा सिलसिला, है ना। तो देखिए, अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो यहाँ पर क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो सैंक्शन कैपेसिटी हम लोग देख रहे हैं कि किसके पास क्या हो। तो इंजीनियर इन चीफ के पास जो होगा वो फुल पावर होगा। इंजीनियर इन चीफ के पास फुल पावर मतलब किसी भी कैपेसिटी का, किसी भी अमाउंट का ये टेक्निकल सैंक्शन दे सकते हैं, फुल पावर, है ना। मान लो कि 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, कितना भी करोड़ का अगर है, तो ये इंजीनियर चीफ के पास उसकी शक्ति होती है कि वो उस अमाउंट को सैंक्शन कर सकता है, टेक्निकली सैंक्शन कर सकता है। टेक्निकली सैंक्शन करने का मतलब क्या है, डिजाइन का सैंक्शन करना, है ना, कॉस्ट का सैंक्शन करना, रेट का सैंक्शन करना, और जो आपका एस्टिमेट है उस एस्टिमेट का सैंक्शन करना। तो दिस इंजीनियर चीफ है फुल पावर, है ना। इंजीनियर चीफ को क्या है, फुल पावर है, ठीक है। उसके बाद जो है आप क्या है, चीफ इंजीनियर, ठीक है। सेकेंड वन इज द चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर के पास जो है, मैं झारखंड की बात बता रहा हूँ, ये जो है डाटा अलग स्टेट के लिए अलग होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग होगा, सारे जगहों के लिए डाटा जो है अलग हो सकता है, ठीक है। पीडब्ल्यू कोड जो है इस पर कोई कंसिस्टेंस नहीं है। पीडब्ल्यू कोड, पीडब्ल्यूडी कोड जो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कोड, उस कोड के अकॉर्डिंग जो है इसमें कोई बहुत ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल है, और ये गवर्नमेंट खुद से निर्णय लेती है कि हमें क्या करना है, ठीक है। इसलिए ये डाटा आपको अलग मिल सकता है, बुक्स में भी अलग मिल सकता है। तो चीफ इंजीनियर हैव कैपेसिटी अप टू 5 करोड़, 5 करोड़ तक का ये कर सकता है। थर्ड वन इज द सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, शॉर्टकट में भी आप बोल सकते हैं इसको। इनके पास होता है अप टू 1 करोड़, ठीक है, अप टू 1 करोड़ तक ये काम कर सकता है। नेक्स्ट इज द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास जो है इसकी कैपेसिटी होती है 5 लाख। और नेक्स्ट वन इज द असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, इनके पास कैपेसिटी 2.5 लाख, ठीक है। तो ये 5 कैटेगरीज है। अब जूनियर इंजीनियर का कोई टेक्निकल सेंक्शन का, टेक्निकल सेंक्शन करने की कोई पावर जूनियर इंजीनियर के पास नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जूनियर इंजीनियर खुद से ये जो है एस्टिमेटिंग का, इस एस्टिमेशन का फॉर्मेशन किया है। क्योंकि जूनियर इंजीनियर खुद से एस्टिमेटिंग किया है, इसलिए वो खुद से अपने वर्क को कैसे वो सैंक्शन कर सकता है, कैसे वो उसको अप्रूवल दे सकता है। क्योंकि उसमें कुछ गलतियां हो सकती है या कुछ हो सकता है, वो ऊपर के अथॉरिटी फिर उसको चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो है जो सैंक्शन करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया।
अब मान लो आपने डिटेल एस्टिमेट बना लिए, अब आपको जाना है टेंडर में जाना है ना। अब आप जाना चाह रहे हैं कि हमें इस वर्क का टेंडर करना है। आपने पूरा डिटेल एस्टिमेशन कर लिया। अब डिटेल एस्टिमेशन के बाद आपको लग रहा है कि हमें इसके टेंडर करना चाहिए, है ना। तो टेंडर करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले बिल ऑफ क्वांटिटी बनाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो बिल ऑफ क्वांटिटी, बिल ऑफ क्वांटिटी, दिस इज नोन एज BOQ। ठीक है, बिल ऑफ क्वांटिटी का आप जो है इसके बाद फॉर्मेशन करते हैं। बिल ऑफ क्वांटिटी का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा, है ना। ठीक है, तो ये क्या रखेगा, एक ये स्टेटमेंट है ना। इट इज स्टेटमेंट। ठीक है, एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या रहेगा, ऑफ द वेरियस आइटम ऑफ वर्क्स, ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क्स, सारे आइटम्स जो होंगे वर्क्स के वो सारा चीज को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। गिविंग द डिस्क्रिप्शन, गिविंग द डिस्क्रिप्शन, वर्क का पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा। जैसे कंक्रीट वर्क करना है, ब्रिक वर्क करना है ना। क्वांटिटीज, क्वांटिटीज एंड यूनिट। ठीक है, आपके पास ये दो तीन चीज ही रहेगा। ठीक है ना। यानी इसको आप सिमिलरली आप कैसा बनाते हैं, आप जो है आप इसको सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट के जैसा ही बनाते हैं। ठीक है ना, इसको जो है आप जनरली क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट के तरह ही बनाते हैं। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में आप क्या करते हैं, आप देखिए इसको बनाते कैसे हैं। इसमें जो है दो कॉलम आपका ब्लैंक रहेगा। ठीक है, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, या आप बोल सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम। उसके बाद आप यहाँ डालेंगे क्वांटिटीज, क्वांटिटीज या क्वांटिटी, फिर आप यहाँ डालेंगे यूनिट, और रेट और अमाउंट जो होगा, रेट और अमाउंट का कॉलम जो है ये खाली रहेगा, है ना। ये क्या रहेगा, खाली रहेगा। ठीक है, बट, है ना, ये खाली रहेगा। ठीक है, जैसे सीरियल नंबर 1 कंक्रीट, कंक्रीट करना में क्वांटिटी मान हमने दे दिया 2, यूनिट यहाँ पे दे दिया मीटर क्यूब। अब रेट और अमाउंट का कॉलम खाली होगा। जब आपने एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट बनाया था तो रेट और अमाउंट आपके पास भरे हुए रहते थे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट आपको उस टेंडर पेपर में ही शो करना होगा। वो बात की बात हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एंड मैनेजमेंट में। तो ये आप खाली रखते हैं, तो रेट एंड अमाउंट कॉलम is blank and it is filled by bidder। जो बीड करेगा यानी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इसको फिल करेगा कि वो किस रेट में काम को करना चाहता है। ठीक है ना, तो दिस इज द बिल ऑफ क्वांटिटी। ये सब कुछ कुछ बातें थी जो हम लोग समझ रहे थे। फिर हम लोग आते हैं डिटेल एस्टिमेट की तरफ, फिर वापस चलते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या और चीज़ें हो सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग अब वापस आते हैं, फिर चलते हैं हम लोग। तो एस्टिमेशन आप दो तरीके से करते हैं, डिटेल एस्टिमेशन। ठीक है ना, किस किस प्रकार से करते हैं, आप क्या करते हैं इसमें, आप जो है सबसे पहले क्या करते हैं, आप मेजरमेंट शीट बनाते हैं। मेजरमेंट शीट जब बन जाता है तो आप फिर क्या करते हैं, उसमें मेजरमेंट शीट के बाद जो है आप जो है फिर आप बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट शीट, है ना। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट शीट, आप इस तरह की चीज़ों को बनाते हैं। तो आप जब मेजरमेंट करते हैं तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या क्या होगा, कुछ हम लोग मुख्य चीज़ों का यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सीख लेते हैं, जान लेते हैं, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो जब आप बनाएंगे तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या क्या होगा वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट,
ठीक है। तो मेजरमेंट्स के यूनिट्स आप किस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहला है अर्थ वर्क, ठीक है, पहला है अर्थ वर्क। अर्थ वर्क कहने का मतलब है कि जैसे आप एक्सकवेशन करते हैं, है ना, जैसे आप एक्सकवेशन करते हैं, अर्थ को आपको निकालना है, या अर्थ का फिलिंग करते हैं, ठीक है ना, अर्थ का फिलिंग करते हैं, जैसे फाउंडेशन में फिल कर सकते हैं, फ्रेंचेज में आप फिल कर सकते हैं, या मान लो रोड बना रहे हैं तो रोड में आपको क्या होगा, रोड कटिंग के लिए आपको रोड जब फॉर्मेशन करना है आप क्या करते हैं, वहां पर अर्थ को, मिट्टी को हटाते हैं। अर्थ वर्क का मतलब आपको समझना है कि मिट्टी का वर्क आप जो कर रहे हैं ना, ठीक है, सॉइल से संबंधित वर्क जो आप कर रहे हैं वो सारा जो है आपका अर्थ वर्क के क्रम में, अर्थ वर्क के ये में टेबल में आएगा। तो इसका यूनिट जब भी लेंगे हम लोग मीटर क्यूब लेंगे, ठीक है। अर्थ वर्क का यूनिट जो होगा हमारा क्या होगा, मीटर क्यूब में होगा, जैसे कि हमने कितने मीटर क्यूब अर्थ वर्क किए हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है। अगर अर्थ वर्क जो है आप ऐसा कर रहे हैं कि सरफेस ड्रेसिंग और लेवलिंग कर रहे हैं ना, सरफेस को ड्रेस कर रहे हैं, मतलब सरफेस ड्रेसिंग का मतलब क्या है, जैसे आप फाउंडेशन बनाया आपने, फाउंडेशन बनाने के बाद आप जो है उसके ऊपर मिट्टी डाल के आप क्या कर रहे हैं कि उस मिट्टी को आप कंपैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसके लिए काम कर रहे हैं आप, तो एक तरह से वो भी आपका क्या लगेगा, लगेगा कि अर्थवर्क है। तो लेकिन उस केस में अर्थवर्क जो होगा आपका ड्रेसिंग में, वो आपका मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट हम लोग लेते हैं, सरफेस ड्रेसिंग एंड लेवलिंग। तो सरफेस ड्रेसिंग, लेवलिंग एंड क्लीनिंग, इन तीनों के लिए आपका क्या होगा, मीटर स्क्वायर में आप यूनिट कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। फिर आपका जैसे देखिए पीसीसी फॉर फाउंडेशन, या सिंपल कर सकते हैं कि पीसीसी, पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीटिंग, मीटर क्यूब में करेंगे। उसी तरह से आप आरसीसी करते हैं, रेनफोर्ड सीमेंट कॉन्क्रीटिंग, ये भी मीटर क्यूब में करेंगे, ठीक है। ब्रिक वर्क करेंगे आप, तो ब्रिक वर्क आपका मीटर क्यूब में होगा, ब्रिक वर्क जो होगा ये मीटर क्यूब में होगा, ठीक है। लेकिन ब्रिक वर्क में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सा वर्क कर रहे हैं। कंक्रीट में भी अगर आप जाली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। और ब्रिक वर्क में भी आप अगर हनी कॉम ब्रिक वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप हनी कॉम ब्रिक वर्क कर रहे हैं, हनी कॉम ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क, हनी कॉम ब्रिक वर्क का मतलब जैसे जाली वाला आप जो वाल बनाते हैं, है ना, जैसे सॉकपीट में बनाते हैं आप, ठीक है। तो उस केस में हनी कॉम ब्रिक वर्क्स के केस में आपको जो यूनिट होता है उसको जो है आप जो है मीटर स्क्वायर, सॉरी पर मीटर में लेते हैं ना, पर मीटर, ठीक है। हनी कम में आप जब काम करेंगे तो क्या होगा, नहीं पर मीटर नहीं, स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में आप लेते हैं, मीटर स्क्वायर में आप लेते हैं। हनी कॉम ब्रिक वर्क्स आप करेंगे तो आप मीटर स्क्वायर में लेंगे, है ना, ठीक है। उसके बाद स्टोन मैसनरी का वर्क कर रहे हैं आप, स्टोन का काम कर रहे हैं, स्टोन मैसनरी, तो यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब में आप यूनिट को कंसिडर करते हैं, मीटर क्यूब में आप लेते हैं मेजरमेंट, ठीक है। अगर आपका वुड वर्क है, वुड वर्क, ठीक है, वुड वर्क में दो चीज हो सकता है, डोर और विंडो का फ्रेम हो सकता है, फिर या डोर और विंडो का शटर हो सकता है। ये देखना होगा कि आप किसको मेजर कर रहे हैं। अगर आप फ्रेम को मेजर, फ्रेम कहने का मतलब क्या हो गया, फ्रेम कहने का मतलब हो गया कि आप जो है उसका जो चौखट है, ठीक है ना, चौखट का मेजरमेंट ले रहे हैं। तो वुड वर्क फॉर डोर एंड विंडो फ्रेम्स, फॉर डोर एंड विंडो फ्रेम्स आप लेंगे, आप इसको मीटर क्यूब में मेजर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर यही वुड वर्क जो है फॉर डोर एंड विंडो शटर के लिए आप ले रहे हैं, शटर के लिए रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कि पटरा के लिए ले रहे हैं, तो दैट विल बी द मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। सीमेंट कंक्रीट ग्रिल वर्क, सीमेंट कंक्रीट ग्रिल वर्क, ठीक है, इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में कंसीडर करते हैं।
ये सब यूनिट है, इनका ध्यान बहुत रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम से बहुत पूछता रहता है। ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि हाफ, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर ब्रिक, 10 सेंटीमीटर ब्रिक वॉल बना रहे हैं, 10 सेंटीमीटर ब्रिक वॉल बना रहे हैं, तो आप इसको मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे, है ना। 10 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर में कंसीडर करेंगे। ठीक है, टेन सेंटीमीटर ब्रिक वॉल, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, अब और इसको क्या लिख सकते हैं, हनीकॉम्ब तो बता ही दिए हैं, हाफ ब्रिक वर्क भी कर सकते हैं, है ना, या फिर हाफ ब्रिक वर्क, तो इसको भी आप मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे। ठीक है, फिर आपके पास हो जाएगा डीपीसी। डीपीसी का मतलब हुआ डैम्प प्रूफ कोर्स, डैम्प प्रूफ कोर्स। डैम्प प्रूफ कोर्स जो है, इसका थिकनेस जो होता है, थिकनेस, ये थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर होता है ना। इसको हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ये डैम्प प्रूफ कोर्स जो है हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, प्लिंथ लेवल पे प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करता है, जो जमीन के नीचे का जो मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर को ऊपर जाने नहीं देता है। ठीक है ना, आप इसको सीमेंट कॉन्क्रीट, रिच सीमेंट कॉन्क्रीट प्रोवाइडेड एट प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल, प्रोवाइडेड एट प्लिंथ लेवल। ठीक है, प्लिंथ लेवल पे, प्लिंथ में ही प्रोवाइड करते हैं आप, है ना। आप कहाँ प्रोवाइड करते हैं इसको, प्लिंथ लेवल पे प्रोवाइड करते हैं विथ रिच कॉन्क्रीट मोर्टार, विथ रिच कॉन्क्रीट। इसका जो रेशियो लेंगे आप 1:1.5, है ना। क्या करेंगे, इसका जो आप लेंगे, आप जो प्लिंथ पे प्रोवाइड करेंगे, इसमें आप कंक्रीट ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं और 2 सेंटीमीटर थिक रिच सीमेंट मोर्टार, रिच सीमेंट मोर्टार का भी आप यूज कर सकते हैं, जिसका थिकनेस कितना हो, 2 सेंटीमीटर हो, और इसका रेशियो जो होगा वो क्या होगा, 1:2 होगा। ठीक है ना, 1:2 होगा, विथ स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड क्या, स्टैंडर्ड वाटर प्रूफिंग मटेरियल, विथ स्टैंडर्ड वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स। ठीक है, इसका काम क्या होता है, डीपीसी जो है, डैम प्रूफ कोर्स जो है, ये करता क्या है, डैम प्रूफ कोर्स जो है वो करता है ये, इट प्रिवेंट द मॉइस्चर फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू अप द वॉल। तो जब डीपीसी का मेजरमेंट लेंगे तो इसका मेजरमेंट आप लेंगे मीटर स्क्वायर में, है ना। डीपीसी का मेजरमेंट जो है, ये मेजरमेंट कहाँ होगा, मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग। प्लास्टरिंग अगर आप करते हैं, प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग, पॉइंटिंग ये जब भी होगा मीटर स्क्वायर में होगा। पॉइंटिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको प्लास्टर करना है तो वॉल में पहले क्या करते हैं, जो दो ब्रिक्स के बीच का जॉइंट है उसको थोड़ा डीप करते हैं, है ना, तो वो जो है आपका क्या कहलाएगा, पॉइंटिंग कहलाएगा, एंड दिस इज इन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज फ्लोरिंग। फ्लोरिंग वर्क भी जो होगा ये मीटर स्क्वायर में होगा। उसी तरह से स्कर्टिंग, स्कर्टिंग, स्कर्टिंग मतलब क्या होता है, कपड़ा पहनाना, है ना, स्कर्ट पहनाना, तो ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर में होगा। अगर एक कंप्लीट टाइल ले रहे हैं तब,
फॉर वन टाइल, फॉर वन टाइल। लेकिन अगर हाफ टाइल ले रहे हैं और हाफ टाइल कहीं पर ऐसा हो रहा है, ठीक है, आप जैसे कि वॉल है, वॉल में आपको टाइल्स लगाना है इस तरह से वर्टिकल वे में, लेकिन पूरा टाइल्स नहीं लगाना, हाफ टाइल्स लगाना है। तो फॉर हाफ टाइल क्या होगा, ये रनिंग मीटर में होगा, रनिंग मीटर, ठीक है, दिस इज RMT, रनिंग मीटर में मेजरमेंट लेंगे आप इस कटिंग का। फिर ग्रिल्स एंड कोलैप्सिबल गेट, ग्रिल्स एंड कोलैप्सिबल गेट, इसका मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में लेना है, ठीक है। फिर हो गया टाइल्ड रूफिंग, या रूफ जहां भी आएगा तो मीटर स्क्वायर में। सेंटरिंग एंड शटरिंग, सेंटरिंग एंड शटरिंग, आप जब बनाते हैं ब्रिक सॉरी कंक्रीट वर्क करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले शटरिंग करना होता है, आप शटरिंग डालते हैं, तो आप सेंटरिंग एंड शटरिंग, या फिर इसको बोल सकते हैं फॉर्म वर्क, फॉर्म वर्क, ये भी आप क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में लेंगे। पेंटिंग करना है आपको, ठीक है, या फिर डैडो देख लो, डैडो, डैडो नीचे डैडो लगता है वॉल में, ये भी इसका भी यूनिट आप मीटर स्क्वायर में लेंगे, है ना। फिर मान लो ऑयल पेंट कर रहे हैं आप, ऑयल पेंट, ऑयल पेंट, या फिर आप कलरिंग, है ना, कलर कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, व्हाइट वॉश कर रहे हैं, दिस इज मीटर स्क्वायर। फिर आप जो है वारबेड वायर लगा रहे हैं, वारबेड वायर, या फिर बोल सकते हैं आप फेंसिंग ना, घरों के ऊपर बाउंड्री के ऊपर आप देखते हैं वायर लगा हुआ रहता है, या आर्मी कैंप सब में जाते हैं तो पुराने में क्या होता है, वायर लगा हुआ रहता था उसको घेरने के लिए, दैट इज नॉन एज वारबेड वायर, वो जो वायर लगा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वारबेड वायर। और ये जो वारबेड वायर होगा, ये वारबेड वायर का जो आपका मेजरमेंट होगा ये रनिंग मीटर में होगा, RMT, रनिंग मीटर, ठीक है। फिर आपका है रेलिंग, छत में या कहीं भी आप रेलिंग प्रोवाइड करते हैं तो दिस विल बी आल्सो मेजर इन रनिंग मीटर, ये भी रनिंग मीटर में मेजरमेंट हम लोग लेंगे, ठीक है। फिर हो गया पाइप, पाइप भी आप रनिंग मीटर में मेजर करते हैं, रनिंग मीटर में, ठीक है। ब्रिक ऑन एज, अगर आप किनारे कहीं ब्रिक लगा रहे हैं, ठीक है, ब्रिक ऑन एज, तो इसको आप नंबर्स में लिखते हैं, ठीक है, नंबर्स में मेजरमेंट लेते हैं, क्लियर है। फिर है वॉश बेसिन लगा रहे हैं आप, मान लो वॉश बेसिन लगा रहे हैं, या फिर आप वाटर क्लोजेस्ट लगा रहे हैं, तो ये भी नंबर्स में होगा, ठीक है ना। फिर मैनहोल कवर अगर बनाना है, मैनहोल कवर, ये भी नंबर में होगा। ये सोचने वाली बातें हैं कि किसमें लोग मेजरमेंट लेंगे, है ना, ठीक है। साइट क्लियरेंस, साइट को कहीं क्लियर कराना है, जंगल वंगल है, झाड़ी वाड़ी है, उसको साफ कराना है, तो इसको हम लोग जॉब में लेते हैं कि दिस इज अ वन जॉब, ठीक है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक वायरिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग में जहां जहां बोर्ड लगेगा दैट इज नॉन एज ए पॉइंट, उस बोर्ड में जितने स्विच होंगे वो सारे स्विच एक पॉइंट कहलाएगा, और इसका जो मेजरमेंट होगा वो पॉइंट में होगा, है ना। तो दिस इज द यूनिट ऑफ वायरिंग इज पॉइंट। अगर आप स्टील डाल रहे हैं, स्टील या MS रेनफोर्समेंट बोल सकते हैं आप, तो इसको जो मेजर करता है आप KG या फिर MT, मेट्रिक टन, ठीक है। ग्राउटिंग करेंगे आप, ग्राउटिंग, तो ये आपका मीटर स्क्वायर में होगा। सरफेस ड्राइंग करेंगे आप, सरफेस ड्राइंग, ड्राई करना है सरफेस, तो ये भी मीटर स्क्वायर में होगा। और बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, है ना, देयर आर वेरियस यूनिट्स, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इतना से हमारा जो है मेनली काम हमारा चल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से आपका काम चल जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, ठीक है। जब आप किसी बिल्डिंग का एस्टिमेशन करते हैं तो उस बिल्डिंग में जैसे ब्रिक वर्क है या फिर RCC वर्क है, तो उस केस में क्या होता है कि RCC वर्क और ब्रिक वर्क, मान लो कि हम एक वॉल बना रहे हैं, ठीक है,
ये वॉल बना रहे हैं, हमको एक ब्रिक वर्क करना है, एक ब्रिक वॉल बना रहे हैं। यहाँ पर एक डोर है, ठीक है, सपोज वी हैव अ डोर, और तब इस डोर को क्या करना होगा, इस ब्रिक वर्क में आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिडक्शन। डैडो का मीन्स होता है कि जैसे आप घर में आप जब वॉल बनाते हैं, है ना, घर के अंदर इनर साइड में, तो इनर साइड में आप क्या करते हैं कि डैडो का एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैडो। आप क्या करते हैं, यहाँ तक आप क्या करते हैं, पनिंग करते हैं ना, पनिंग, पनिंग है ना, दिस इज ऑल्सो पनिंग जो आएगा आपको सरफेस वर्क में आएगा, मतलब फ्लोरिंग वर्क में आएगा ना। तो पनिंग का जो हाइट होता है ना वर्टिकल वॉल के ऊपर, वर्टिकल वॉल के ऊपर जो पनिंग का हाइट होता है, दिस इज नॉन एज डैडो, इसको हम लोग डैडो बोलते हैं ना, ठीक है। जो हाइट तक देते हैं हम लोग, तो हम लोग कहते हैं चलो डैडो बना दो, तो दिस इज द वर्टिकल पनिंग, ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल पनिंग कहलाएगा, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे थे डिडक्शन का, कि हमें जो है डिडक्शन क्या करना चाहिए, किस आइटम को डिडक्ट करना चाहिए और किस आइटम को डिडक्ट नहीं करना चाहिए। तो डिडक्शन में आपको जो मेनली पूछेगा वो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये डोर बना हुआ है यहाँ, है ना, तो इस डोर को आपको पूरा डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। तो आपको डिडक्शन को कब इग्नोर करना है, इन सब चीज़ों को हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो मेजरमेंट जो है आपको लेना है, मेजरमेंट जब भी लेना है क्या लेना है, लेंथ, विड्थ और हाइट में। तो आप जो डिडक्शन करेंगे, डिडक्शन आप तब नहीं करेंगे, ठीक है, डिडक्शन आपको तब नहीं करना है जब क्या होगा, ओपनिंग का साइज जो है वो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम है ना। तो नो डिडक्शन इज मेड, नो डिडक्शन इज मेड, डिडक्शन आपको नहीं करने हैं। कब नहीं करना है पहले समझिए, जब ओपनिंग का साइज जो है वो 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर से भी कम है ना। ओपनिंग, ओपनिंग अप टू 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर अगर मीटर में लिखना चाहेंगे तो 0.1 स्क्वायर मीटर या 1 स्क्वायर फीट, ठीक है ना। फिर एंड ऑफ बीम या फिर पोस्ट या राफ्टर या पर्लिन, ठीक है। दूसरा है एंड ऑफ बीम, राफ्टर, पर्लिन्स अप टू 500 स्क्वायर सेंटीमीटर, 500 स्क्वायर सेंटीमीटर, इस एरिया तक अगर है तो आप इसको जो है रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मेनली ये दो चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को आप जो है आपको डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है एस्टिमेशन से। अगर आपके पास एक डोर है पूरा, तो डोर को आपको पूरा डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास अगर विंडो है, रेक्टेंगुलर विंडो है, तो उसको आपको पूरा डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। प्लास्टरिंग जनरली जो आप करते हैं, प्लास्टरिंग जनरली जो आप करते हैं, जो प्लास्टरिंग होता है, तो प्लास्टरिंग जनरली आप क्या करते हैं कि वो 12 mm का प्लास्टरिंग करते हैं। जनरली जो हमारा प्लास्टरिंग होता है ना, वो हमारा क्या होता है 12 mm का होता है। हम लोग 12 mm का थिकनेस का प्लास्टरिंग करते हैं। और पनिंग का जो साइज होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है 1.5 mm साइज, 1.5 mm थिकनेस का ना। ये ध्यान रखेंगे कि आप जहाँ भी प्लास्टरिंग करते हैं, वो प्लास्टरिंग जो होता है उसका थिकनेस जो होता है वो 1/2 इंच होता है। हम लोग 1/2 इंच का ही प्लास्टरिंग करते हैं जनरली, ठीक है ना। आप मान लो कि वाटर प्रूफिंग करना है तो वहाँ पर थिकनेस बढ़ सकता है, वाटर प्रूफिंग के केस में ये थिकनेस बढ़ के 19 mm हो सकता है। तो कुछ कुछ बातें हैं जो मैं लिख देता हूँ, काम करेगा आपके एग्जाम्स में। तो प्लास्टरिंग का थिकनेस क्या होगा, प्लास्टरिंग का थिकनेस है ना, प्लास्टरिंग थिकनेस जो होगा आपका वो होगा 12 mm, या फिर बोल सकते हैं आप 1/2 इंच, ठीक है ना। प्लास्टरिंग का थिकनेस जो वो क्या होगा 12 mm होगा या फिर 1/2 इंच होगा। लेकिन ये जनरल केस में है, ठीक है ना, सिंपल केस में है। लेकिन अगर आप वाटर प्रूफिंग के जगह पर कोई ऐसा जगह आप ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जहाँ पर वाटर लॉगिंग एरिया है, या फिर बोल सकते हैं कि जैसे कि रिवर है या कुछ है, या मान लो कि एक आप वाटर टैंक का निर्माण कर रहे हैं, उस केस में प्लास्टरिंग का साइज थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है ना।
तो हम उसको भी लिख देते हैं 19 mm। ठीक है, आप बोल सकते हैं मतलब क्वार्टर इंच आप बोल सकते हैं, तो 19 mm। ठीक है, फॉर वाटर प्रूफिंग सरफेस, वाटर प्रूफिंग सरफेस के लिए आप जो है 19 mm कर सकते हैं। पनिंग का जो थिकनेस होता है, पनिंग मतलब हो गया आप जब सरफेस को फिनिश करते हैं, स्मूथ करते हैं, आप क्या करते हैं, पनिंग करते हैं। तो पनिंग का जो थिकनेस होगा दिस इज 1.5 mm। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये साइज का हमारा, इस थिकनेस का हमारा ये होता है। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो कुछ बातें और है जिसे हमें समझना चाहिए। ठीक है ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट देख लिए हम लोग। अब हम लोग जो है देखते हैं कि हम लोग पेंटिंग जब करते हैं तो कैसे पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग में दो दो चीज़ें हैं, जैसे कि पहला आपका हो गया वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग में आपको क्या करते हैं, आप जो जो प्लास्टरिंग का एरिया होता है वही वाइट वॉश का एरिया होता है। जितना आप प्लास्टर कर रहे हैं वो वाइट वॉश होगा। ठीक है ना, यानी जहाँ पर पनिंग नहीं हुआ है वहाँ तक, जहाँ पनिंग हो गया है तो वहाँ प्लास्टरिंग, वहाँ पर ऑब्वियसली जल्दी हम लोग क्या करते हैं, वाइट वॉश नहीं करते। लेकिन अब जो घर बनता है उसमें क्या होता है, पनिंग का ऑप्शन बहुत, मतलब हम लोग पनिंग बहुत कम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टरिंग करते हैं ओवरऑल वॉल पे, थोड़ा सा डैडो छोड़ देते हैं नीचे, उसमें टाइल्स वाइल्स लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आपका क्या होगा, हम लोग उसको व्हाइट वॉश बोल सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कलर वॉशिंग और डिस्टेम्परिंग, है ना। व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश बोल सकते हैं आप, या फिर कलर वॉश बोल सकते हैं आप, कलर से घर को धोना, या फिर आप डिस्टेम्परिंग भी बोल सकते हैं। अभी न्यूली ये वर्ड यूज होता है, डिस टेम्परिंग। ठीक है, इसका जो एरिया लेंगे आप, एरिया जो होगा ये होगा एरिया ऑफ प्लास्टरिंग के बराबर, एरिया ऑफ प्लास्टरिंग के बराबर आप एरिया इसको कंसिडर करेंगे। यानी कि एरिया ऑफ वाइट वॉश जो होगा वो एरिया ऑफ प्लास्टरिंग के बराबर होगा। अब है पेंटिंग। अब जो है क्या हमारे घरों में भी पेंटिंग होना शुरू हो गया, हम लोग डिस्टेम्परिंग के अलावा हम लोग पेंटिंग करना शुरू कर दिया हमने। ठीक है, अब घरों में भी हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, पहले क्या होता था, व्हाइट वॉश होता था, जनरली हम लोग क्या करते थे, व्हाइट वॉश करते थे। तो पेंटिंग जो है जनरली हम लोग जो बात करते हैं पेंटिंग का, तो पेंटिंग का हम लोग बात करते हैं कहाँ पे, डोर्स या विंडोज में, है ना। हम लोग कहाँ पर बात करते हैं, पेंटिंग या वार्निशिंग जो होगा वो डोर और विंडो के लिए हम लोग करते हैं। और पेंटिंग का जो यूनिट होता है हमारा वो होता है स्क्वायर मीटर में। अभी हमने आपको बताया था पेंटिंग का यूनिट जो है हम लोग किस में लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पेंटिंग की जब बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे डोर, विंडो, ये सब के बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना। या फिर कह सकते हैं कि वुड वर्क, वुड वर्क, या फिर आप बोल सकते हैं स्टील वर्क, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं स्टील वर्क, इनके लिए आप पेंटिंग का बात करते हैं। ठीक है ना, तो जब आप पेंटिंग के लिए आप एरिया कंसिडर करते हैं, चूंकि इसको स्क्वायर मीटर में हम लोग लेते हैं, पेंटिंग को हम लोग किस में लेते हैं, स्क्वायर मीटर में हम लोग कंसिडर करते हैं। तो पेंटिंग के लिए जब एरिया का बात करते हैं तो पैनल, फ्रेम्ड या ब्रेस्ड लेग के लिए बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें पैनल का, ठीक है ना, पैनल या फिर फ्रेम, इसके लिए अगर आप पेंटिंग लेंगे तो आप यहाँ पर जो है एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, इसको क्या होता है, इसका जो आप लेते हैं 2.25 टाइम्स ऑफ एरिया। एरिया आप एक तरफ, आप एरिया एक साइड का आप निकालते हैं और उसको जो है इतना से आप मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर बोथ साइड्स लिख देते हैं, एरिया फॉर बोथ साइड्स हो जाएगा। ये जो आपका 2.25 लिखा हुआ है दिस इज नॉन एज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आप ज़्यादा आप एरिया कंसिडर करते हैं क्योंकि पेंट जो है थोड़ा बहुत गिर विर सकता है, इधर उधर जा सकता है, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है, होना तो 2 टाइम्स चाहिए था। जैसे एक डोर का हम लोग को शटर को पेंट करना है तो उसका एरिया निकाल लिए, मान लो कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मान लो कि 4 मीटर स्क्वायर आ गया।
तो 4 मीटर स्क्वायर आगे भी और पीछे भी, लेकिन वाल जो डोर का जो थिकनेस है ऊपर नीचे या जो भी है उसको हमने कंसिडर तो किया नहीं। तो उस क्रम में उन सब चीज़ों को कंसिडर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एरिया को, मतलब यहाँ पर हम लोग 12% से 12.5% हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर को बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। पार्टली पैनल और पार्टली ग्लेज्ड, पार्टली पैनल, पार्टली पैनल और पार्टली ग्लेज्ड डोर और विंडो। ठीक है, इसमें 2 टाइम्स लेते हैं हम लोग, 2 टाइम्स ऑफ सरफेस एरिया। अब 2 टाइम्स जैसे ले लेंगे तो दोनों साइड का अपने आप हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है हमारा, 2 है। ठीक है ना। ठीक है, अब बाकी जो है सिंपल सिंपल है 1 टाइम्स, जिसमें सिंपली 1 टाइम्स लेते हैं। जैसे रड को हमको करना है तो 1 टाइम्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग उसको कर सकते हैं। अब कुछ हम लोग साइज ऑफ डोर्स और विंडोज को भी देख लेते हैं जो एग्जाम्स में आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए, साइजेज हम लोग देख लेते हैं ना, साइजेज हम लोग देखते हैं। साइजेज हम लोग देखते हैं अलग अलग चीज़ों का। पहला देखते हैं हम लोग साइज ऑफ डोर्स। ठीक है ना, साइज ऑफ डोर्स। तो स्टैंडर्ड साइज जो डोर का होता है वो 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर थिक विड्थ होगा और 2.1 सेंटीमीटर इसका हाइट होगा। दिस इज द स्टैंडर्ड साइज। लेकिन ऐसा नहीं कि यही साइज लिया जाता है, कहीं कहीं ये साइज थोड़ा बहुत चेंज भी होता है एज पर द नीड, है ना। तो और उसके अलावा जो साइज आप ले सकते हैं वो ले सकते हैं आप 1.1 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे मैं गलत लिख रहा हूँ, 1.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर, 1.1 मीटर इंटू 2 मीटर। ठीक है, फिर और भी जगह पे आपका ये चेंजेस हो सकता है। दिस इज 1 मीटर इंटू 1.9 मीटर, 1.9 मीटर। आप इधर जितना घटेगा उसके कंपेरेटिवली, यहाँ पे आपने 10 सेंटीमीटर घटाया, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 सेंटीमीटर घटा रहा है, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर घटेगा। फिर उसी तरह से 0.9 मीटर अगर होगा, 0.9 मीटर, तो यहाँ पर घट जाएगा 1.8 मीटर। तो जनरली ये साइज हम लोग यूज करते हैं। विंडो का साइज क्या होगा, साइज ऑफ विंडो, विंडो का साइज हम लोग क्या लेते हैं। ठीक है, तो विंडो का जो साइज होगा हमारा वो होगा 1 मीटर इंटू 1.5 मीटर। दिस इज द स्टैंडर्ड साइज, ये सबसे बड़ा साइज है। उसके अलावा आपको इच्छा था आप कुछ भी साइज ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हो जाएगा 0.9 मीटर इंटू 1.2 मीटर। ठीक है, फिर ये 2 साइज हम लोग जनरली यूज करते हैं। अगर वेंटिलेशन लेना है तो साइज ऑफ वेंटिलेशन, साइज ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन के लिए आपको साइज क्या रखना है, यानी कि आप जहाँ पर वेंटिलेटर लगाते हैं उसके लिए साइजेस क्या होगा हमारा। तो वेंटिलेटर का साइज जो जनरली हम लोग लेते हैं 1.2 मीटर इंटू 0.6 मीटर का हम लोग साइज लेते हैं। दूसरा भी है हमारे पास 1 मीटर इंटू 0.6 मीटर। ठीक है, अब चौखट लेना है तो साइज ऑफ चौखट या डोर फ्रेम बोल सकते हैं, साइज ऑफ चौखट, चौखट। ठीक है, इसका साइज जो आप जनरली ये यूज करते हैं साइज ऑफ चौखट्स का, ये आपका क्या होता है 12 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर विड्थ होगा, 7.5 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होगा। ठीक है, उसी तरह से 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर भी आप ले सकते हैं, सेकेंड है। थर्ड आप ले सकते हैं क्या 10 सेंटीमीटर इंटू
7.5 सेंटीमीटर, और भी आप ले सकते हैं 7.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। जनरली इन साइज का आप चौखट का साइज यूज करते हैं। डोर का शटर का थिकनेस क्या होगा, है ना, थिकनेस ऑफ डोर शटर्स, थिकनेस ऑफ डोर शटर्स, ठीक है, थिकनेस ऑफ डोर शटर ये क्या होगा 2.5 सेंटीमीटर, या फिर आप 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। 4 सेंटीमीटर बहुत थिक हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन आप ले सकते हैं। थिकनेस ऑफ लाइम कंक्रीट ये तो अलग है, ये आपके डिपेंड करेगा कि क्या आप चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। थिकनेस ऑफ प्लास्टिंग मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। थिकनेस ऑफ डीपीसी भी मैंने आपको बता दिया है 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, जो नॉर्मली जो जनरली यूज होता है, ठीक है। स्टेप का साइज ये सब आप पढ़ेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो साइज ऑफ रूम जो जनरली आप यूज करते हैं, साइज ऑफ रूम एक देख लीजिए आप, अच्छा पता चलेगा, ठीक है। साइज ऑफ रूम्स, जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ रूम है 3 मीटर इंटू 3 मीटर, ये सबसे बेस्ट, मतलब ये सबसे छोटा साइज है। उसके अलावा आप लिख सकते हैं 3 मीटर इंटू 3.6 मीटर, फिर आप ले सकते हैं 3.6 मीटर इंटू 4.2 मीटर। सबसे स्टैंडर्ड साइज मतलब ये जो है हम लोग जनरली इससे कम हम लोग नहीं बनाएंगे, दिस इज द मिनिमम साइज ऑफ द रूम। और आप लिख सकते हैं 3.6 मीटर इंटू 4.8 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ बिल्डिंग जो आप लेते हैं वो 2.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है आपका, ये आपका क्या होना चाहिए 2.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज द 3.3 मीटर एंड 3.9 मीटर। मैक्सिमम जो है एक स्टोरेज का आपका है, दिस इज द हाइट ऑफ वन स्टोरेज बिल्डिंग, 3 पॉइंट मतलब एक फ्लोर का हाइट जो है ये सबसे मिनिमम ये लेना है, क्योंकि आपका जो डोर है ना, डोर का साइज देखिए मिनिमम हमने लिया है 1.8 मीटर, तो ये डोर का साइज के अकॉर्डिंग हम लोग जो है हाइट ऑफ बिल्डिंग लेते हैं, इससे कम आप नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें थी, इन चीज़ों को पढ़िए, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगले दिन की एस्टिमेशन किस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर पता चलेगा किस किस प्रकार से एस्टिमेशन कर सकते हैं हम लोग।